हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये आपके 4th यूनिट में है, DSS 1 में। और आप जैसे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आर्क शेप में है। सिमिलरली ये आपका कंप्रेशन मेंबर यूज़ हो रहा है, वो भी एक ट्यूब है, और जो ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है वो भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही है। तो अब हम आगे इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर ट्यूब की शेप में हो और ट्यूब से बना हो उसे हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एग्जांपल्स, दोनों ही ब्रिज के एग्जांपल्स हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपका ट्यूब स्ट्रक्चर है। सिमिलरली ये एज ए ट्यूब स्ट्रक्चर शो हो रहा है। यहाँ पे ब्रेसिंग का काम भी कर रहा है और यहाँ पे भी ब्रेसिंग का काम कर रहा है, और ओवरऑल स्टेबिलिटी दे रहा है दोनों ही ब्रिजेस को। तो इसलिए हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं आजकल। दूसरी बात, ये एस्थेटिकली अपीयरेंस में हमें अच्छे भी लगते हैं। आप देख सकते हो कि जो एस्थेटिकली इट इज़ मच मोर गुड लुकिंग देन द ट्रेडिशनल ब्रिजेस। वाई इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट? अब इसे नया कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो रोल सील सेक्शंस के बारे में, जैसे आई सेक्शन, एच सेक्शन, आपने टेंशन मेंबर भी पढ़ा है, आपने कंप्रेशन मेंबर भी पढ़ा होगा। बट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और ये नया कॉन्सेप्ट डेवलप टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है। पुराने टाइम में हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट को बनने में टाइम लगा। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। जो पहला फैक्टर था वो था स्मूथ कट सरफेस। अगर कोई भी ट्यूब है या स्ट्रक्चर है, ट्यूब स्ट्रक्चर, अगर हमें उसे कट करना होता बीच में से या कहीं से भी, तो हम उसको स्मूथली कट नहीं कर पाते थे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा था प्रोफाइल एट द एंड ऑफ ट्यूब, मतलब जो ट्यूब का एंड साइड है वहाँ पे हम प्रोफाइल नहीं दे पाते थे। हमें बीवल चाहिए, हमें स्मूथ सरफेस चाहिए, ये हम कट नहीं कर पाते थे। और थर्ड था कनेक्शंस, क्योंकि हम प्रोफाइल नहीं दे पाते थे एंड कनेक्शंस पे, तो हम कनेक्शंस भी नहीं दे पाते थे अच्छे से, क्योंकि उस टाइम तक टेक्निक्स नहीं आई थी। अब जो पहले 2 फैक्टर्स हैं, स्मूथ कट सरफेस एंड प्रोफाइल एट द एंड ऑफ द ट्यूब, ये दूर हुए ऑक्सीएटिलीन कटिंग मशीन से, जो कि डेवलप हो गई है अब। और उसी तरह कनेक्शंस हैं, वो अब वेल्डिंग कनेक्शंस से हम उसको जोड़ते हैं। आपने रिवेटिंग बोल्टिंग भी पढ़ा होगा, बट रिवेटिंग बोल्टिंग में क्या होगा कि आपको अलग से वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पे दिखेगा, बट वेल्डिंग में वो मर्ज हो जाता है और वो देखने में भी अच्छा लगता है, और इसीलिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अब ज़्यादा यूज़ होते हैं। इम्पोर्टेंस एंड यूजेस। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो उसकी इकोनॉमी है वो अनकम्पेरेबल है। अनकम्पेरेबल क्यों है? क्योंकि जो काम हम ट्रेडिशनल रोड सेक्शन से कर सकते थे, वही काम हम 40 to 50% कम में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में काम कर सकते हैं। तो जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है वो अनमैचेबल है। सेकंड पॉइंट वही है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसका जो सेल्फ वेट होता है वो घट जाता है या फिर स्मॉल होता है। अब वेट होने की वजह से हमारा डेड लोड कम हो जाएगा, और डेड लोड कम हुआ बट सेक्शन वही रहा, तो हमारी स्ट्रेंथ भी उतनी ही रहेगी। इट मीन्स कि आपका डेड लोड कम होता जा रहा है बट स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। वो उतना ही बेयर कर सकता है जितना कि एक नॉर्मल आई सेक्शन या एस सेक्शन कॉलम, बट उसकी वजह से उनमें डेड वेट ज़्यादा था, यहाँ पे डेड वेट कम होगा। और इसके यूजेस देखते हैं।
ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे कि रूफिंग सिस्टम में, इंडस्ट्री बिल्डिंग में आप रूफिंग सिस्टम उनका देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी हम ट्यूबलेस स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। दूसरा है वेयर हाउस। यहाँ वेयर हाउसेस में आप मोस्टली देखेंगे आप ट्यूबलेस स्ट्रक्चर ही यूज़ होते हैं, ताकि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड किया जा सके। उसी तरह लार्ज स्टेडियम में, जैसे स्टेडियम की छतें होती हैं, उनको भी ट्यूबलेस स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन टावर्स हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका ट्यूबलेस स्ट्रक्चर ही है, तो ट्रांसमिशन लाइन टावर्स में भी यूज़ होते हैं। उसके बाद ऑफशोर ड्रिलिंग इंस्टॉलेशंस, जहाँ से हम तेल निकालते हैं समंदर में से, तो उसके लिए जो साइट बनानी होती है, वहाँ पे भी हम इस ट्यूबलेस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर डेड वेट। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। अब 2 इंडियन स्टैंडर्ड कोड इसमें यहाँ यूज़ होते हैं, IS 1161 एंड IS 806। आइए देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थिकनेस, इसकी 3 क्लासिफिकेशन होती हैं, लाइट, मीडियम एंड हैवी एज पर द थिकनेस ऑफ द ट्यूबलेस सेक्शन। एंड सिमिलरली बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं। ये होती हैं स्टील 35 या YST 222, स्टील 40 YST 25 एंड स्टील 55 YST 32। जैसे हमारे ग्रेड होते थे स्टील के FE 415, FE 500, FE 250 या माइल्ड स्टील उसे बोलते थे हम। उसी तरह ट्यूबलेस स्ट्रक्चर के भी यील्ड स्ट्रेस के हिसाब से YST 22, YST 25 या YST 32 उसे हम कह सकते हैं, या फिर स्टील 35 ग्रेड, स्टील 40 ग्रेड या स्टील 55 ग्रेड, ये एक ही चीज़ है। ये आपको IS 806 में और IS 1161 में इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी, और जो हम डिज़ाइन करेंगे वो भी हम इन 2 कोड्स के बेसिस पे ही करेंगे। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज है इसका स्मॉल सेल्फ वेट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सेल्फ वेट स्मॉल है तो डेड लोड भी कम हो जाता है। सेकंड, डायरेक्ट कनेक्शन रिड्यूस डेड लोड। अब जो कनेक्शंस करने होते हैं वो हम वेल्डिंग से करते हैं, तो एक्स्ट्रा जो लोड आता है रिवेट्स या बोल्ट्स का, वो रिमूव हो जाता है स्ट्रक्चर से। अब ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है वो होलो भी हो सकता है, और जो उसका सरफेस एरिया है वो स्मॉल हो जाता है, और उसकी वजह से जो पेंटिंग का काम है या फिर मेंटेनेंस का काम है वो भी कम हो जाता है, जिस वजह से वो इकोनॉमिकल बन जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फॉर डायनेमिक लोड्स। अब जब हम डायनेमिक लोड्स के बारे में बात करते हैं, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की, उतना ही अच्छा स्टेबिलिटी हमें मिलती है, और ट्यूबलेस स्ट्रक्चर में हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मिल जाती है हमें। उसके बाद स्मूथ सरफेस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रोजन। अब बात करते हैं जब हम स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्यूबलेस स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे आपका मॉइस्चर या डस्ट इकट्ठा नहीं हो पाता, और इस वजह से कोरोजन की पॉसिबिलिटीज़ भी कम हो जाती हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म डायमेंशन एंड वेरिएबल थिकनेस एज पर द लोड एंड फ्लोर रिक्वायरमेंट। आपने देखा होगा कि अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ पे लोड की वैल्यू भी डिफ़र होती है एज पर द फ्लोर। बट ट्यूबलेस सेक्शन में क्या होगा कि आपका यूनिफॉर्म डायमेंशन रहेगा, आप उसकी थिकनेस को घटा या बढ़ा सकते हैं एज पर द लोड रिक्वायरमेंट, एज पर द फ्लोर कंडीशन। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ताकि जो यूनिफॉर्मिटी है कॉलम्स की वो बनी रहे और स्ट्रक्चर देखने में अच्छा लगे। उसी तरह हम जो उसके अंदर होलो स्पेस होती है, जो ट्यूब होती है, ट्यूब में आप देखोगे वो जो स्पेस होता है बीच का वो खाली होता है, और उस स्पेस को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्रेनेज के लिए या वायरिंग के लिए। और दूसरा तरीका है हम उसके अंदर कंक्रीट फिल कर दें, ताकि वो एज ए कंपोजिट स्ट्रक्चर एक्ट करे और हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाए। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, दैट इज़ हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसको बनाने की जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करेंगे हम एज ए कंप्रेशन मेंबर ही क्यों यूज़ होते हैं ट्यूबलेस स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी इन रेडियस ऑफ गायरेशन। जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है ट्यूबलेस स्ट्रक्चर का, वो यूनिफॉर्म ही होता है। जैसे कि आप देखेंगे ये एक कॉलम है, ट्यूब है, जो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है वो
यूनिफॉर्म है, इस वजह से जो स्टेबिलिटी मिलती है एज ए कंप्रेशन मेंबर वो अनपैरेलल है। जब हम डिज़ाइन करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि डायमीटर ऑफ द ट्यूब शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल with D/T ratio as small as possible to avoid local buckling। हमें डायमीटर को जितना लार्ज हम कर सकते हैं एज पर द स्पेसिफिकेशन हम वो करें, और जो D/T रेशियो है उसको स्मॉल रखें ताकि जो लोकल बकलिंग होगी कॉलम में वो अवॉइड हो सके। नाउ कोड और टर्म्स विच विल बी यूज्ड इन योर न्यूमेरिकल और इन डिज़ाइनिंग पार्ट। तो पहला है कोड जो हम ले रहे हैं IS 1161/2014, सेकेंड इज़ IS 806/1968। उसके बाद हम टर्म्स जो यूज़ करेंगे दैट इज़ इफेक्टिव लेंथ, ये आपने पढ़ा भी होगा, बेस्ड ऑन एंड कंडीशन जो कॉलम्स की लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है, वो एंड कंडीशन पे होती है। जैसे कि हिंज्ड होते हैं तो फिक्स्ड होते हैं तो कुछ वैल्यू होती है इफेक्टिव लेंथ की, वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो हम यूज़ करेंगे L/R, और रेडियस ऑफ गायरेशन यूज़ करेंगे स्मॉल r। परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस इन कंप्रेशन सिग्मा c, जिसकी वैल्यू हम IS 806 और IS 1161 से कलेक्ट करेंगे। उसके बाद लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा c। और लास्ट में जो हमारा लोड कैपेबिलिटी है या एक्सियल लोड है जो हम कैरी कर सकता है कंप्रेशन मेंबर ट्यूबलेस स्ट्रक्चर में, उसका हम फॉर्मूला जो हम पढ़ते आए हैं that is area into sigma c, that is the actual stress in compression। so basically ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपकी डिज़ाइनिंग में यूज़ होंगी ट्यूबलेस स्ट्रक्चर में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन्हीं टर्म्स को यूज़ करते हुए।